हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एमटीएस का पूरा पेपर एक ही कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं। यदि साथी आज के इस क्लास का आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए 2025 के आने वाले एमटीएस और हवलदार की शिफ्ट का पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि साथी इस टाइप का आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। यहाँ तक कि साथी चारों विषय के सारे क्वेश्चन आपको एक ही यानी आज के ही क्लास में मिलने वाले, डिट्टो साथी सेम टू सेम। यदि साथी आप जीके की बात करेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। इंग्लिश तो पूरा साथी आज के क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए बिल्कुल सेम यही सब आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथ रीजनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हम डेली आपको करा दे रहे हैं, और मेन तो आज के क्लास में जो क्वेश्चन हम करा देंगे बिल्कुल सेम बिल्कुल डिट्टो साथी हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको सेम ऐसा ही मिलेगा, बस आपका नंबर चेंज रहेगा। तो साथी ये 55 क्वेश्चन आपके एमटीएस और हवलदार के पेपर पे और अपनी तैयारी पर जो आप कर रहे हैं उस पे भारी पड़ने वाला है। तो टारगेट रखिएगा साथी कम से कम 45 क्वेश्चन अपने से ठीक करने का। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा इन 55 क्वेश्चन को आज ही कि आज आप तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को लगभग साथी 80 से 90% कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए एमटीएस का पूरा पेपर आज ही हम लोग तैयार कर लेते हैं, लगभग एक महीने पेपर से पहले। ओके साथी, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 7 बजे। एक एक क्वेश्चन साथी बहुत अच्छी तरीके से हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और आप उसे तैयार करते हुए साथ में चलेंगे और लास्ट में अपना स्कोर करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आप सभी को 3 नंबर मिलेगा। यदि एक क्वेश्चन आप सभी से बाई चांस गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस हवलदार के पेपर में एक क्वेश्चन आपको सही करने पर 3 नंबर मिलेगा, और यदि आपसे क्वेश्चन गलत होता है तो 3 नंबर में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न देखिए, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? बताइए, हरिप्रिया नंबूदरी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो सर जी ये तो कथकली के है, यानी पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए साथी, कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा गुग्गा नृत्य। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो गुग्गा नृत्य है ये हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? बताइए साथी, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो साथी याद रखिएगा 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? बताइए साथी, जो तैराकी में लेन की यानी रास्ते की जो न्यूनतम चौड़ाई होती है वो मीटर में कितनी होती है? तो साथी याद रखिएगा 2.13 मीटर में होती है। ओके, डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। द फॉल ऑफ ए स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? बताइए साथी, द फॉल ऑफ ए स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सलीम अली की है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 24 जनवरी को। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? बताइए साथी, जो लोटिया एक किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राजस्थान की है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1957 में की गई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? बताइए साथी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? तो साथी याद रखिएगा 2015 में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान के किस राज्य से सोना लाते थे? बताइए साथी, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान किस राज्य से सोना लाते थे? तो वर्तमान राज्य कर्नाटक से लाते थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए साथी, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साथी याद रखिएगा विजेता होता है। डी ऑप्शन है इसका हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। तो साथ ही याद रखिएगा आपको यदि डेली क्लास चाहिए, यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। जैसे साथ ही एक दिन में 3 क्लास हम इस टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साथ ही वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, तो भाई आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए, क्योंकि साथ ही तुरंत जब क्लास आएगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। देखिए, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? बताइए, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग था वो क्या कहलाता था? तो साथ ही याद रखिएगा मेधी कहलाता था। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। यूनानियों द्वारा किस वर्ष मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? यानी साथी यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो भाई याद रखिएगा बिंदुसार को। यूनानियों द्वारा बिंदुसार को क्या कहा जाता था? तो अमित्रघात कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? बताइए, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से था। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? बताइए, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो साथ ही याद रखिए गुप्त काल में मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। प्रशासन में दीवान इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? बताइए साथी, प्रशासन में दीवान इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राज्य पत्राचार से संबंधित था। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा खिज्र खां थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं का था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? बताइए, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो साथ ही याद रखिएगा भू राजस्व था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? बताइए, किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो साथ ही याद रखिए कलकत्ता टाउन हॉल में। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। मित्र मेला
किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो साथी जो मित्र मेला था ये विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, जो कि सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो साथी भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मैडम कामाजी को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। ऑप्शंस यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो बताइए। तो याद रखेंगे टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए साथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था किस वर्ष में हुआ था? पहला तो 1885 में हो गया था, दूसरा साथी 1886 में हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कहाँ पर किया गया था साथी सेकेंड वाला? तो सर ये तो कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26 को भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भाग थर्ड को, भारतीय संविधान के भाग जो थर्ड है इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है किसी राज्य की और सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? बताइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 166 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? बताइए। किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1978 में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को डैश भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सी भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो भाई याद रखिए कृषि भूमि, जो खेती हो जाए अच्छे से फसल हो जाए वही नियमित रूप से फसल के लिए बेस्ट होती है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को प्रसिद्ध नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32। तो साथी जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बस इसे तैयार कर लीजिएगा साथी। सारे क्वेश्चन आपको डिट्टो यहीं सब मिलेगा भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, उसे तैयार करते रहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मान के चलिए आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 सवाल एक ही शिफ्ट में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएगा। जब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछेगा तो याद रखिए साथी केवल सिंगल वर्ड उसमें गलत दिया रहेगा। जैसे इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया? पेरीफेरल। अब पेरीफेरल का राइट स्पेलिंग देखिए पहला क्या होता है, ध्यान से देखिए। पेरीफेरल का राइट स्पेलिंग होता है PERI होता है, और क्या होता है साथी? PHE होता है, RAL होता है। इसमें देखिए 2 मिस्टेक किया था। एक तो देखिए PERI, इसमें देखिए PERI दे रखा है तो यहाँ पे रॉन्ग हुआ था। फिर देखिए PHE होता है, यहाँ पे देखिए A दे रखा था, इसमें 2 मिस्टेक किया था। तो यही हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब पेरीफेरल का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग परिधीय बोलते हैं। क्या साथी? परिधीय जिसे बोलते हैं हम लोग।
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, परिधीय। पेरिफेरल मतलब परिधीय होता है। और स्ट्रिंजेंट जो आपका बी ऑप्शन, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। ओके, और बिलेटेड मतलब साथी विलंबित, बिलेटेड यानी विलंबित है ना साथी, बी लंबित हो जाएगा यहाँ से। और टेंटाटिव मतलब क्या होता है, अस्थाई। जैसे टेंटाटिव आपका अभी जो नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस हवलदार का आया, इसमें टेंटाटिव लिखा रहता है, मतलब कि वो बढ़ सकता है, घट भी सकता है, यानी अस्थाई रूप अभी है उसमें। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द स्कैंटी। आप सभी को स्कैंटी का सिनोनिम्स बताना, यानी समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बताना है। स्कैंटी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए, इंडिया हैज वेरिड रीजन विच हैव एक्सिस मॉडरेट एंड डेफिशिएंट रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर। जब साथी आप सभी से सिनोनिम्स पूछा स्कैंटी का, यदि आपको स्कैंटी का मतलब नहीं आ रहा है, तब साथी आप लोग सेंटेंस को पढ़िएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वैसे साथी हम बात करेंगे स्कैंटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अल्प यानी कमी, किसी चीज का कम या थोड़ा। स्कैंटी का मतलब क्या होता है साथी, कम, या आप बोल सकते हैं अल्प। मेन आपका अल्प माने भी क्या होता है, कमी होता है, थोड़ा सा कम। जैसे एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, अतिरिक्त होता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा साथी, अधिकता होता है। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। समानार्थी शब्द बताना है भाई, ध्यान दीजिएगा। वेरिड मतलब क्या होता है, विविध, जिसे हम क्या बोलते हैं, विविध। वेरिड मतलब विविध हो जाएगा यहाँ से। और मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब साथी मध्यम होता है। डिफिशियंस, डिफिशियंट का मतलब क्या होता है भाई, अल्प होता है, यानी कमी होता है, कमी होता है। तो बिल्कुल समानार्थी शब्द स्कैंटी का मतलब क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन नंबर पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हर बार साथी ऐसा ही सवाल पूछता है। 2024 का तो मान के चलिए पूरा प्रश्न है, ऐसा ही बार बार पूछे गए थे पूरे शिफ्ट। टोटल आपका 51 शिफ्ट कंप्लीट हुए तो 2024 का पेपर यदि आपने हल किया होगा तो सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिल रहे होंगे। जैसे देखिए, द गार्डनर मेटिक्यूलस केयर इंसर्ट द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर। हमसे क्या पूछा, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यानी साथी आपको इन्हीं सेंटेंस में क्या चेक करना है, कोई ऐसा होगा जो कि रॉन्ग स्पेलिंग दिया होगा, उसी को सही चेक करना है हमें। जैसे देखिए, द ठीक है, गार्डनर ठीक है, और मेटिकुलस मतलब क्या होता है, मेटिकुलस का मतलब सावधानी पूर्वक होता है आपका। और केयर, इंसर्ट द वाइब्रेंट, यहाँ पे साथी वाइब्रेंट है। अब वाइब्रेंट का मतलब आप जानते हैं जीवंत होता है, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई, VIB होता है, VIBRENT होता है, न कि साथी RENT होता है। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, जीवंत होता है, जीवंत होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो यहीं से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। गार्डनर का मतलब क्या होता है, माली, और केयर का मतलब देखभाल, मेटिकुलस का मतलब सावधानी पूर्वक होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी हमारा क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई साहब आप सभी को यहाँ पे तो सिलेक्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। यानी एलेक्स स्टडी, स्टडी के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताइए क्या होगा, हैज़ बिन स्टडिंग, हैज़ बिन स्टडिंग होगा, या हैव स्टडी होगा, कि हैज स्टडीड होगा, कि हैड स्टडीड होगा, क्या होगा साथी बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानते हैं। वाक्य के अंत में क्या होता है, सर जी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दी है, यही सब होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने हम कैसे पहचानते हैं, किसी भी वाक्य के अंत में चुका है या चुकी है या चुके हैं, लिया है, यह टेंस जैसे उस काम को दर्शाता है जो भूतकाल में तो शुरू होता है, यानी भूतकाल में शुरू होता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है, उसका इफेक्ट है या उसका संबंध वर्तमान में भी है या अभी भी समाप्त हुआ है। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम होता है भाई। काम तो साथ ही आपका
क्या दर्शाता है, भूतकाल में शुरू होता है काम, लेकिन साथ ही उसका जो प्रभाव या संबंध होता है वर्तमान में भी है या अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वे घूमने गए हैं, इस टाइप के। तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, स्टडी का क्या मतलब हो जाएगा, जैसे कि हैज़ बिन स्टडिंग, हैज़ बिन स्टडिंग हम लोग यदि फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो साथी स्टडिंग का मतलब क्या हो, जो बताता है कि अध्ययन अभी भी जारी है, यह एक मतलब कि लंबी टाइम के लिए चल रही है। एलेक्स हैज़ बिन स्टडिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब हो जाएगा अभी अध्ययन अभी भी जारी है और यह एक लंबी अवधि के लिए चली। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब आपका भूतकाल में तो शुरू होता है, लेकिन साथ ही आपका जो होता है उसके प्रभाव या संबंध वर्तमान में भी है। तो हमें बस वही देखना है, अभी भी जो समाप्त हुआ है तो ये नहीं होगा, हैज बिन स्टडिंग, हैव स्टडीड। हैव स्टडीड का मतलब यह तो भाई ग्रामर की दृष्टि से गलत है, आप देखेंगे कैसे। हैव का प्रयोग बहुवचन या आई या यू के साथ प्रयोग होता है, एलेक्सा साथ ही तो यूज होगा नहीं। हैव स्टडी क्या होता है, आप जानते हैं इसका प्रयोग बहुवचन में या तो आई के साथ प्रयोग होता है, या तो आई के साथ प्रयोग होता है, या तो साथ ही यू के साथ प्रयोग होता है। और स्टडी का जो सही भूतकाल रूप होगा वो तो स्टडी होगा, क्या होगा भूतकाल, स्टडी होगा, या तो मेरे दोस्त स्टडीज होगा, ये होगा। तो अब देखिए या तो साथी आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा या तो ऑप्शन डी बनेगा, क्या बनेगा साथी बताइए। देखिए यहाँ पे साथी जो हैड स्टडीड है, हैड स्टडीड का मतलब क्या, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जा रहा है भाई, जो पूर्ण भूतकाल हो जा रहा है तो हैड तो इस्तेमाल होगा नहीं। कोई क्रिया भूतकाल में किसी और क्रिया से पहले पूरी हुई, इसमें यह दर्शाता है हैड स्टडीड में, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हैज स्टडीड होगा। ठीक है, यहीं साथ ही आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, एलेक्स हैज स्टडीड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो बताता है कि अध्ययन अभी भी जारी है और एक लंबी अवधि के लिए चल रही है आपका। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस सवाल का क्या बनेगा आपका बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन सी। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज पुट द डिशेस इन द आफ्टर यू फिनिश द ईटिंग। मतलब साथी कृपया खाना खत्म करने के बाद बर्तन किस में रख दें, सिंक में। बिल्कुल हम लोग सिंक कहते हैं, जो हमारे घर में सिंक लगा रहता है, जैसे मम्मी लोग बोलते हैं कि कृपया जब तुम खाना खा लेना है तो खाना खाने के बाद जो बर्तन रहता है उसको कहाँ रख दो, सिंक में। देखिए सिंक चारों लिखा है, कौन सा राइट होगा यही चेक करना है। जैसे सिंक पहला आपका राइट होगा, सिंक राइट स्पेलिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये जो आप ऑप्शन सी दिया सिंक, इसके माने होता है सिकुड़ना, क्या साथी, सिकुड़ना होता है। ये सिंक है ना, ये आपका साथी जैसे कि ब्रिटिश या इटालियन में बोला जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। यू ओवर हेयर समवन से ही ऑलवेज ऑन क्लाउड 9, व्हाट डज दिस मीडियम मीन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। बताइए साथी इसका इडियम क्या होगा, ही इज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9, इडियम मतलब मुहावरा होता है। बताइए साथी ही इज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9 मतलब यह मुहावरे का अर्थ है कि वह व्यक्ति हमेशा बहुत क्या रहता है, खुश रहता है और वह बेहद प्रसन्न है। ही इज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9 मतलब इसका मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति हमेशा बहुत खुश रहता है, वह व्यक्ति हमेशा बहुत खुश रहता है और वह बेहद प्रसन्न रहता है। ऑलवेज बिजी हो जाएगा, रॉन्ग, हमेशा वो तो व्यस्त नहीं रहता। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब वो हमेशा खुश रहता है, ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। फ्रीक्वेंटली डे ड्रीमिंग रॉन्ग, ऑफ्टेन ऑब्सेंट रॉन्ग। याद रखिए एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब साथी वह व्यक्ति हमेशा मतलब अपने आप को बहुत खुश रखता है और बेहद प्रसन्न है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइड द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो साथ ही इसमें कोई स्पेलिंग एरर दिया उसको सही करना है। जैसे द आपका ठीक है, स्टूडेंट ठीक है, रिसिप्ड स्पेलिंग चेक करेगा, रिसिप्ड का स्पेलिंग ठीक है, RECEIVED क्या यही होता है, बिल्कुल सही यही होता है। NA प्लस हर एक्सीलेंट, देखिए भाई परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक्सीलेंट का राइट स्पेलिंग देखिए यहाँ पे क्या दिया है, EXELLENT दिया, लेकिन एक्सीलेंट का राइट स्पेलिंग क्या होता है, EXCELLENT
LLENT होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन एक्सीलेंट हमें सही करना, जो कि डी ऑप्शन। देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, राइट स्पेलिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्पेलिंग एरर जो हमें था वो हमने सही किया डी ऑप्शन की मदद से। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 39 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इंस्पायर मतलब साथी, इंस्पायर मतलब प्रेरित। आप किसी से प्रेरित होते हैं तभी अपनी तैयारी करते हैं, प्रेरित करें। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है साथी, उत्तेजित करना। सिनोनिम्स का मतलब आप जानते हैं ना, पर्यायवाची। तो स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होता है, उत्तेजित होता है। तो यही आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे डाउंट का मतलब क्या होता है साथी, डराना या डराएं, आप बोल सकते हैं। रिच मतलब पहुंच, पहुंचना। और एस्पायर का मतलब आकांक्षा करें। एस्पायर का मतलब क्या होता है, आकांक्षा करना, आकांक्षा करें। ओके, तो इस सवाल का ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टूडेंट लीडर हैज पॉलिटिक्स रिसेंटली। इसका मतलब बताइए सर क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। जैसे ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, ये ना ऑप्शन की मदद से आप राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट लीडर हैज अप्रोच्ड। अप्रोच का मतलब क्या होता है, यह किसी चीज के करीब जाने का। द मतलब इसका समझिए, द स्टूडेंट लीडर हैज पॉलिटिक्स रिसेंटली मतलब साथी क्या बनेगा, छात्र नेता ने हाल ही में राजनीति में क्या किया। द स्टूडेंट लीडर हैज पॉलिटिक्स रिसेंटली मतलब छात्र नेता ने हाल ही में राजनीति में क्या किया, अप्रोच किया, पहुंच बनाया, कि इंटर्ड कर दिया, कि प्रवेश किया था। तो यही क्या था भाई, छात्र नेता ने हाल ही में राजनीति में क्या किया, प्रवेश किया। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि साथी अप्रोच की बात करेंगे तो किसी मतलब चीज के करीब जाने का अर्थ होता है अप्रोच। जंप्ड, भाई देखिए यह भी आपका जंप्ड भी हो सकता है, यह भी आपका सही हो सकता है। इसमें यदि आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ना, जब आपके पेपर में द स्टूडेंट लीडर हैज दिया, उसके बाद गैप दिया, पूछ दिया कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स हो, और उस टाइम इंटर्ड नहीं होगा, तो यदि उसमें जंप्ड होगा तो इसको यहाँ पर राइट आंसर दे सकते हैं। क्योंकि साथ ही यदि छात्र नेता ने अचानक और तेजी से राजनीति में कदम रखा हो तो इसके लिए ठीक है, जंप्ड है। गैदर्ड का मतलब क्या होता है भाई, गैदर्ड का मतलब होता है किसी मतलब की चीज को इकट्ठा करना। तो इस सवाल का बी ऑप्शन इंटर्ड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट लीडर हैज इंटर्ड पॉलिटिक्स रिसेंटली यानी छात्र नेता ने हाल ही में राजनीति में प्रवेश किया हो। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। 4 सेगमेंट दिया गया है, आपको इसमें एक ग्रामेटिकल एरर है उसको सही करना है। द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस इज गुड। बताइए साथी, आपने कभी साथी द और आवर का प्रयोग एक साथ कभी देखा है? बताइए साथी, जो आपका द होता है और आवर होता है इसका प्रयोग कभी आपने एक साथ देखा है? यहाँ पे साथी जो ऑफ द दिया है ना, इसके जगह कोई नाउन होना चाहिए था। द सोसाइटी इज, या तो द सोसाइटी इज गुड होना चाहिए था। ये आपका दोनों रॉन्ग है भाई। यदि आप देखेंगे ना ऑफ द और प्लेस, ये दोनों रॉन्ग है। लेकिन जो बिल्कुल रॉन्ग है वो साथी आपका ऑफ द है, ऑफ द है। हमेशा याद रखिए द और आवर का एक साथ उपयोग नहीं कर सकते हैं। मूल वाक्य जैसे कि हमारे स्थान का समाज अच्छा, जैसे इसमें देखिए द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस, इसका मतलब हमारे स्थान का समाज अच्छा है में संज्ञा, ये क्या मतलब है? तो ये क्या हो जाएगा साथी, ऑफ द इसमें क्या है, बाई मिस्टेक हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द सेंटेंस। सी वॉज डीपली इफेक्टेड बाई द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स। मतलब साथी बताइए, बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इस वाक्य में देखिए न्यूज भी आपका है और साथ ही सी भी लगाया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सी भी लगाया है। तो इसमें साथी क्या है, इस वाक्य में जैसे न्यूज आपका सी है, क्या पढ़ा है साथी इसमें, मतलब कि प्रभावित करे। इसका मतलब क्या है, जैसे सी वॉज डीपली इफेक्टेड बाय द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स, इसका मतलब साथी है कि इस खबर से बहुत मतलब क्या है, प्रभावित हुई है, वह इस खबर से बहुत प्रभावित हुई है।
यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी छलका है। तो अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड बाई होगा, बिल्कुल साथी, अफेक्टेड बाई होगा, इफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। याद रखिएगा, जो आपका अफेक्ट है एक क्या है, एक क्रिया है जिसका अर्थ है कि किसी चीज़ को प्रभावित करना। यहाँ पे और साथी बाई एक बिल्कुल उपयुक्त प्रीपोजिशन भी दिया है, तो यही ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इफेक्ट क्या होता है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना, और यहाँ पे एक बाई भी दे रखा है जो कि साथ एक बेस्ट आपका प्रीपोजिशन है। तो सी वॉज डीपली अफेक्टेड बाई द न्यूज़ टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स, वह इस खबरों से बहुत प्रभावित हुई, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू छलका है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व को हल कर दीजिए। इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 43। देखिए मैथ का सॉल्व हल करिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु के मूल्य में पहले 8% और 5% की वृद्धि करता है। कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है बताइए साथी। थोड़ा सा सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। क्या बनेगा, रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हैं और फॉर्मूला के बेस से भी इस सॉल्व को हल कर सकते हैं। तो दोनों मेथड कौन सा आपके लिए बेस्ट है, हल करिए थोड़ा। तो जैसे एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में पहले 8% और 5% की वृद्धि करता है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो सर जी यदि पहले साथी हम लोग रेशियो मेथड लगाते हैं, रेशियो मेथड बहुत आसान होता है। फॉर्मूला यदि आपको मालूम होगा तो बिल्कुल रेशियो मेथड कब काम आता है, जब फॉर्मूला नहीं याद होता। जैसे एक वस्तु, कोई वस्तु हमें मालूम नहीं है, वो वस्तु का दाम कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य पहले 8% यानी 100% 8% बढ़ा दिया, यानी 108 कर दिया। फिर 5% की वृद्धि कर दिया, यानी 100 से 105 कर दिया। अब इसे हम हल कैसे करेंगे, अब कुछ काट लेते हैं, क्रॉस काट सकते हैं। जैसे 100 है तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 21 बार में 105 कट जाएगा, 21 पंजे 105। फिर क्रॉस देखिए 100 108 कैसे काटेंगे, 2 से काटा जाए पहले, 2 से, ठीक है, 2 से काटा जाएगा तो 50 बार में, और ये साथ ही 54 बार में। फिर अभी देखिए कटेगा, अभी ये फिर 50 देखिए 25 बार में, 2 से काटेंगे तो, और 54 27। अब सामने सामना मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 20 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 21 27 एक साथ आपका 500 कितना आएगा, 67 आ जाएगा। यानी कोई सामान 500 खरीद रहा हो और 567 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट आपको होगा, 67 का हो रहा है। किससे हो रहा है, इस 500 से हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 5 का भाग जब आप 67 में देंगे तो कितना का 13, यानी 13.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक यह मेथड भी लगा सकते हैं, और यदि फॉर्मूला वाला जो लगाएंगे, जब दोनों रेशियो बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है परसेंटेज में, तो फॉर्मूला कौन होता है, एक a प्लस बी प्लस a इंटू बी, a इंटू बी अपान में 100। ए बी कितना है, 8 और 5 है, यानी 8 5 13 यहाँ हो जाएगा, और इधर a इंटू बी यानी 8 पंजे 40 बटे में 100, 1 जीरो से कैंसिल। 13 प्लस 10 में जब 4 का भाग देंगे तो 0.4, यानी यहाँ से करेंगे 13.4%, ये भी आपका ठीक आ जाएगा। फार्मूला से तो और भी आसान हो गया, ऑप्शन परफेक्ट आंसर। देखिए हमने शॉर्टकट हल किया है, जैसे a प्लस बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे a आपका 8 है और a आपका 8 है और b आपका 5 है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 13, तो डायरेक्ट देखिए हमने यहाँ 13 लिख दिया। फिर प्लस यहाँ पे बीच में प्लस है, फिर देखिए a इंटू बी, तो यहाँ पे हमने 40 कैसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला पर डायरेक्ट हमने a इंटू बी यानी 8 इंटू 5 40 बटे में 100, तो यहाँ से 13। आप याद रखिए साथ ही इसको पूरा हल करेंगे, पूरा हल करेंगे, ऐसा नहीं कि जब इसमें हल करेंगे इसको मान लिया आप एलसीएम लेके हल कर लेंगे तब गलत हो जाएगा। इसको आपको पूरा हल करने की जरूरत है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 का भाग 4 में दिया तो 0.4, 13 और 0.4 को जोड़ेंगे 13.4 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन। दोनों मेथड्स आप जो भी आपको बेस्ट लगे उससे हल करिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 रुपये पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। भाई 2024 के ना हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, 2 क्वेश्चन। यकीन नहीं होता, आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आपके पास, यदि आप ईमानदारी से एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस 2024 का 51 शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का। ओके, तो 2 सवाल एक ही शिफ्ट में पूछे जा रहे थे इस टाइप का। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100।
प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है जो कि 2500 दे रखा है। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है जो कि 6%। टाइम आपका 4 वर्ष दिया है, बट्टे में 100, बस हल कर दीजिए। 25 छक्का 150 मल्टीप्लाइड बाई 4, 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा साथी? 6000 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को, 5 संख्याओं का औसत 38 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका औसत 36 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करिए। चलिए साथी, सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या बनेगा आप सभी के अनुसार? तो जब साथी इस तरह के सवाल है तो जो सवाल बोला है उसको आपको हल करना है। जैसे 5 संख्या का औसत 38 है, तो तुरंत आप 5 का मल्टीप्लाई 38 में कर दीजिए। 38 पंजे 5 और 40 का 0 4, 5 15 4 19, यानी 38 संख्याओं का और 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो 190 के बराबर हो जाएगा। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, यानी ये पहले 5 संख्या थी तो एक संख्या हटा दी गई, यानी साथ ही 4 संख्या हो जाएगी। मान के आप ही सोचिए ना, जब 5 संख्या थी तब 38 था, औसत 38 था, तो मल्टीप्लाई कर दिया, उनमें से एक संख्या हटा दिया गया, तो पहले 5 थी उनमें से एक हटा दिया तो 4 ही बचेगा, तब उनका औसत कितना हो जा रहा है? 36, यानी 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 छंग 24 का 4 2, 4 3 12 2 14, 144 हो जाएगा। अब उसके बाद जब आपको क्या बचा, हटाई गई संख्या ज्ञात करिए। बस 190 में से 144 को कम कर दीजिए, कितना होगा? 46 हो जाएगा। 190 में से 144 को कम करिए 46, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी होता। बताइए साथी, जब विकर्ण वाले सम चतुर्भुज आपको दिखाई दे और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछे तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और विकर्ण की लंबाई दे रखा है, तो सर जी उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं d1 इंटू d2 अपान में 2। d1 आपका 4 दे रखा है, d2 आपका 5 दे रखा है, बट्टे में 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार के यहाँ तक आप सभी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को, 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। चलिए भाई, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किलों का सामना करने वाला सवाल है भाई। 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, आप सभी को मालूम होगा। चलिए भाई, पहले हम 10 से लेकर 30 के बीच में सभी विषम संख्या को लिखते हैं। देखिएगा, जैसे 10 के बाद 11 एक विषम संख्या होती है, 11 13 15 17 19 21 23 और आपका 25 27 29, 29 बाद 31 हो जाएगा, लेकिन 30 के बीच बताना है तो 29 आपका ठीक है। अब इसको हमने औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं पहले, उसके बाद जितनी संख्या रहती है उसको काउंट करके भाग कर देते हैं। देखते हैं 10 और 30 के बीच में टोटल कितनी विषम संख्या हैं। जैसे 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी साथी 10 और 30 के बीच में जो सभी विषम संख्या निकल के आई हैं 11 से लेकर 29 के बीच में टोटल 10 हैं, यानी 10 से हमें भाग करना पड़ेगा किसमें? अब इनको जोड़ना पड़ेगा। चलिए भाई, देखते हैं जोड़ते कितना आता है। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 9 आपका 25 9 34, 25 9 34 ठीक है। 34 7 41, 41 5 46, 46 3 49 1 50 का 0, कैरी 5। अब फिर देखिए, अब फिर जोड़ा जाए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13 14 15, 15 और 15 5 20, यानी साथ ही 200। अब 10 का भाग आपको 200 में देना, 1 0 से 0 कैंसिल, यानी साथ ही 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा? 20 होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत आप सभी को? कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो साथी बताइएगा, ओके। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
भाई देखिए, जो भी मैथ और रीजनिंग के सॉल्व करा रहे हैं ना, हमेशा एमटीएस और हवलदार किसी में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है सेम, साथ ही इससे हल्का सॉल्व पूछता है। ये तो थोड़े से हम हाई लेवल का सॉल्व करा रहे हैं, आपके एग्जाम रिलेटेड ही हम क्वेश्चन डेली क्लास में करा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये सब सॉल्व नहीं आते हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर के सॉल्व होगा तो आपको मालूम होगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, क्या आएगा, नंबरों का श्रृंखला दिया है, 226 के बाद 231, 231 के बाद 236, 241, फिर साथ ही देखिए 246 दिया है। देखिए 226 से 231 यानी +5 को जोड़ा है, फिर 231 से 236 इसमें भी +5 को जोड़ा है, 236 से 241 इसमें +5 जोड़ा है, 241 में 5 को जोड़ेंगे तो देखिए 246 बन जाएगा। यानी साथी यदि हम सीरीज के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो +5 कर रहा है, तो लास्ट में 246 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 246 + 5 251 हो जाएगा, जो कि प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे 251, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था मेरे दोस्त ये तो। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है, चलिए मेरे दोस्त ये सवाल हल करिए आप लोग। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो साथी जब इस तरह का सवाल आ गया आपके सामने, समुच्चय जैसे दे रखा है ब्रैकेट में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो आपको पहला काम यही कहना है कि छोटे से बड़े के रूप में लिख देना है। जैसे देखिए छोटे से बड़े, पहले ब्रैकेट में पहले 8 लिखेंगे, फिर 11 लिख देंगे, फिर 19 लिखेंगे। इसको आप मान के चलिए A है, इसको मान के चलिए B है, इसको C। आपको इसे C को लाना है। कैसे लाएंगे, जैसे देखिए इसमें आपको क्या काम करना है, 3 काम करना होता है। पहला आपको जब नहीं समझ में आया ना तो इनको आपस में जोड़िए, इनको आपस में जोड़िए, फिर इनमें से अंतर करिए, फिर एक बार इनका मल्टीप्लाई करिए। देखिए कुछ ना कुछ पैटर्न आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या सिंपल सा, इसमें देखिए साथी इन दोनों को आपस में जोड़ने पर ही देखिए 19 मिल जाएगा। 8 और 11 को जोड़िएगा तो देखिए 19 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन बी देखिए आपका 14, 29, 15 है, तो पहले छोटे से लेके बड़े के फॉर्म में लिख लेते हैं। 14, 15, 29, आपको यही 29 लाना है। तो अब देखिए साथी इसमें 14 और 15 को आपस में जोड़ोगे तो 29 मिल जाएगा। अब ये आपको मालूम होगा कि A + B करने से हमारा C आंसर आ जा रहा है। यही फॉर्मेट है ना, हमने A इसको माना है, B इसको माना है और बराबर C, हमें यही C को लाना है, तो A और +B को जोड़ा तो हमारा C आ गया, है ना साथी। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 22, 25, 9, यानी सबसे छोटा 9 है, फिर 22 है और ये हमें 25, हमें 25 लाना है, तो 9 और 22 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। हमें तो भाई 25 लाना है, जो कि पहला ऑप्शन क्या रॉन्ग है। फिर साथ ही ऑप्शन बी पे बढ़ेंगे। जैसे 16, 28, 12 है, तो देखिए 12 फिर 16 फिर 28, देखिए 16 और 12 को जोड़ेंगे तो देखिए 28 हो रहा है, जो कि साथ ही ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा मेरे दोस्त। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, WSFBUK GWPLYU या क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा बताइए साथी। तो देखिए जब इस तरह का सवाल आ गया, अक्षरों का श्रृंखला दे, तो हमने आपसे कई बार बताया सबसे पहला अक्षर उठाना है, सबका पहला अक्षर उठाना है। जैसे इसको देखिए W पहला है, फिर B है, फिर G है, फिर L है, तो सबसे पहले तुरंत इनका नंबरिंग कर दीजिए। जैसे देखिए W 23 का होता है, B होता है 2, G होता है 7, L होता है 12। देखिए साथी यहाँ से 23 से 2, पहले इसको हम दिमाग से हटा देंगे। 2 से 7 देखिए +5 क्या है, 7 से 12 +5 किया है। अब देखिए 23 से 2, जब साथी 23 से 2 इतना बड़ा रिलेशन हो गया, इसको आप कितना मान लीजिए, इसको मान के चलिए आप साथी, आप मान के चलिए 23 आपको 2 बनाना है, तो क्या आप मान सकते हैं, यदि साथी 23 में हम 5 को जोड़ेंगे, यदि साथी 23 में हम 5 को जोड़ते हैं तो 28 हो जाता है। आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक आपका 26 आपका होता है, 26 Z तक होता है। Z के बाद जैसे आप A भी बढ़ते हैं वो A से स्टार्ट हो जाता है। यानी साथी यहाँ पे हम इसको 23 को कितना मानेंगे, 28 मानेंगे। ओके, कितना मानेंगे साथ, 23 को यहाँ पे कितना मान सकते हैं हम लोग, 23 में +5 को करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 पे B होता है, A आपका 27 पे होता है, 28 B पे होता है, तो 23 को हमने 23 में 5 जोड़ा था 28, तो B, फिर 2 में फिर 5 को जोड़ा 7, फिर 7 में 5 को जोड़ा 12, फिर साथी अब इसी प्रकार 12 में 5 को जोड़ेंगे 17। अब हमें नंबर तो चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए, तो 17 पे कौन आता, क्यों। अब
आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जो पहला हमारा आंसर मिलेगा वो क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन, अब तुरंत जब पहला आप लोग अक्षर को हल कर दिया कीजिए ना तो उसका तुरंत ऑप्शन पे जाया कीजिए। देखिए क्यों, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, और कोई देखिए ऑप्शन है नहीं, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा, सही हो जाएगा या होगा? बताइए साथी, ये सवाल आप कैसे हल करेंगे? बताइए साथी, ये सवाल आपको ऑप्शन की मदद से हल करना पड़ेगा। कैसे साथी? आपको LHS बराबर RHS लाना है। RHS तो आपका 18 दे रखा है, आपको LHS भी 18 लाना है, यानी इस फॉर्मेट को आपको लाना है, आपको इस फॉर्मेट में आंसर लाना है। यहाँ पे आपका समीकरण दिया है, ऑप्शन आप पहला उठाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन जब आप उठाएंगे ना, प्लस और भाग है, तो इस समीकरण में आप क्या करेंगे, प्लस की जगह भाग रखेंगे, भाग की जगह प्लस रखेंगे। जो ऑप्शन उठाएंगे, जो ऑप्शन में जो आपका साइन बदलने के लिए बोलेगा उसी को केवल चेंज करना है। चलिए साथ ही हम पहला ऑप्शन को उठाते हैं, प्लस और भाग को, जहां जहां प्लस होगा उसकी जगह भाग रख देंगे, जहां भाग हुआ उसकी जगह प्लस रखेंगे। ध्यान से देखिए, 57 माइनस 19 गुणे 18, 18 के बाद देखिए प्लस है, प्लस की जगह हम भाग रख देंगे क्योंकि प्लस और भाग को बदलना है। 18 आपका प्लस था तो हमने भाग रखिया 9, 9 के बाद देखिए भाग है तो भाग की जगह प्लस रख दिया 45। यही इसको हल करते देखते क्या हमारा 18 आंसर आता है। देखिए इसमें बॉडमास के नियम फॉलो करते हैं, तो 57 माइनस 19 गुणे 9 का भाग 18 में देंगे 2 आ जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा। फिर देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, 57 माइनस 19 दूना 38 प्लस आपका 45, ये 45 और ये 57 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से तो 5 7 12, 5 7 12 के 2 और 4 5 1 9, यानी 1 10, 102 हो रहा है, हमें तो साथी 18 लाना है। जब 102 में से 38 को कम करेंगे तो आपका 18 नहीं मिलेगा, यानी साथी पहला ऑप्शन तो नहीं मैच किया, 18 हमारा नहीं आया। अब फिर ऑप्शन बी पे बढ़ेंगे, भाग और गुणा को आपस में बदलेंगे, जहां जहां भाग रहेगा वहां पे गुणा, गुणा की जगह भाग। देखिए 57 के बाद माइनस है तो माइनस को सेम रखेंगे, 19 के बाद गुणा है तो ठीक है। फिर साथी देखिए गुणा की, भाई यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे गुणा है भाग और गुणा, तो यहाँ पे देखिए भाग रखेंगे, गुणा है तो भाग रखेंगे ना, फिर 18। लेकिन साथ देखिए 18 का भाग तो डायरेक्ट 19 में जाएगा नहीं, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है कि पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं मैच होगा, ये भी ऑप्शन नहीं मैच होगा। देखिएगा जो साथी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वही हमारा आंसर आ सकता है। ओके, तो बी ऑप्शन भी अब नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए आपका प्लस और गुणा को आपस बदलना है। ठीक है, देखिए 57 माइनस 19 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह प्लस रख देंगे, 18 है, 18 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह गुणा रख देंगे, फिर इसका देखिए 9 भागे 45 है ना, हमें यही 18 लाना है। फिर देखिए 57 माइनस 19 प्लस 18 गुणे 9 का भाग 45, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर साथी बराबर 18, ए में 18 आंसर लाना है, तो फिर इसे कुछ काटा पीटा जाए भाई, जैसे हम इसे ऐसे काट सकते, 9 कम 9 5 45। फिर साथी ये भी आपका भाई 18 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो कि साथी ऑप्शन सी भी मैच नहीं होगा। अब साथी ऑप्शन डी का ही हमें भरोसा है भाई, देखते क्या 18 आता है। जैसे देखिए भाग और माइनस को आपस बदलना है, देखिए 57 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को भाग में बदलना है, 19 गुणे 18 प्लस 9 के बाद देखिए भाग है तो भाग को माइनस में 45, इसको हल करते हैं, हमें 18 आंसर लाना है मेरे दोस्त। देखिए 19 का भाग 57 में देखिए डायरेक्ट कट रहा है 3 बार में, फिर देखिए इंटू 18 है प्लस 9 है माइनस 45 है, 18 3 54 हो जाएगा यहाँ से, 54 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ से माइनस 45, 54 और 9 कितना हो जाएगा, 54 6 60, 3 63। अब साथ ही 63 में से जब 45 को कम करेंगे तो 18 तो हो जाएगा। देखिए यही हमारा RHS बराबर LHS आ गया, जो कि ऑप्शन डी। इस समीकरण में जब हमने साथ ही भाग और माइनस को आपस में बदला तो हमारा 18 बराबर 18 आंसर आया मेरे दोस्त। ऐसे आप हल करेंगे भाई, जब इस तरह मान के चलिए डी ऑप्शन आ गया आपके ऑफिशियल पेपर में तो आप तो भाई परेशान हो जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर
52। ये सवाल हल करिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाए। ये सवाल हर एक सवाल की तरह नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हर एक सवाल की तरह नहीं है, ये कुछ अलग सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। जैसे सवाल क्या बोला है, ABCDEF और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे, भाई पीठ करके बैठे हैं। जैसे कोई सवाल आप पढ़ते होंगे तो क्या देता है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे होते हैं। जैसे कि कोई आपका एक वृत्ताकार केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, तो जब साथी हम मानिए जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर यानी सेंटर की तरफ बैठा है, तो मान कीजिए सेंटर की ओर बैठा रहता है, तो मानिए हम ए को यहाँ बैठा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब साथी केंद्र की ओर करके बैठा है, तब केंद्र की ओर अपना चेहरा करके बैठा है, तब साथी जो दायां बायां खेल होता है, तो दायां तो इधर हो जाएगा राइट, और लेफ्ट इधर हो जाएगा, है ना साथी। आप ध्यान से देखिए ना भाई, सोचिए जब आप किसी व्यक्ति को जब सवाल बोलता है कि जो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यानी अपना चेहरा केंद्र की ओर यानी इधर की साइड करके बैठा है, मानिए आप ए हैं, जब आप एक इधर बीच केंद्र की ओर करके बैठे तो आपका राइट साइड किधर होगा, इधर ही होगा, यानी दायां इधर ही होगा, आपका राइट साइड इधर ही होता है भाई, दायां आपका राइट हैंड जो इधर ही होगा, और लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष इधर होगा। लेकिन साथी यही मान के चलिए, यहाँ पे हमने आपसे बोल दिया कि एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, और हमने आपको बोला कि आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप कैसे बैठे, आप पीठ की ओर करके बैठे हैं। आप ये तो बैठे हैं इस पे वृत्त पर, लेकिन आप भाई ने आप केंद्र की ओर नहीं, आप मतलब केंद्र की ओर कैसे बैठे हैं, पीठ करके बैठे हैं। तो आपका राइट साइड उस टाइम किधर हो जाएगा, राइट साइड आपका इधर हो जाएगा, उल्टा इधर, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा भाई, दायां इधर हो जाएगा, बायां आपका इधर हो जाएगा। ये बात याद रखें, क्योंकि सोचिए आप यहाँ पे बैठे हैं, जब पीठ, सोचिए ना अपने आप को पोजीशन दीजिए पीठ की तरफ, देखिए राइट साइड आपका इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड इधर आ जाएगा। तो इसको ऐसे हल करना भाई। सवाल देखिए बोला है कि ABCDEF और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। पहले तो साथी हम एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं, और कितने लोग हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग को बैठाना है। अब देखिए जो जो लाइन हम पढ़ेंगे बस उसको ही कवर करते चलेंगे। जैसे देखिए ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर मान के चलिए साथी हम ए को कहाँ बैठाएं, यहाँ बैठा दें, मान के चलिए हम ए को यहाँ बैठा रहे हैं, ए के दाईं ओर से गिने, यानी दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई। अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो हम इधर से काउंट करते हैं, क्योंकि ए का राइट साइड इधर होता है केंद्र की ओर मुख करके, लेकिन पीठ की ओर करके बैठे हैं, तो ए का राइट साइड इधर होगा भाई, इधर होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। ए की दाईं ओर से गिने पर ए और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, यानी डी को हम कहाँ बैठाएंगे कि ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे, तो साथ ही डी को हम यहाँ बैठा देते हैं। तभी तो भाई देखिए ए के दाईं ओर से गिने पर 3 व्यक्ति ए और डी के बीच में है, 1 2 3, ये 3 हो गए। फिर देखिए अब एक लाइन तो क्लियर हो गया, बी जो है वो डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी, यानी डी तो यहाँ पे, अब पीठ की ओर बैठा है ये, इस टाइम पीठ की ओर, यहाँ केंद्र है, पीठ की ओर क्या बैठा है, तो डी का बायां साइड कौन होगा, तो बायां साइड तो सर जी नीचे को हो जाएगा, नीचे के ऊपर हो जाएगा, बताइए। जैसे यहाँ बैठा पीठ की ओर, तो साथी इधर राइट साइड हो जाएगा नीचे के, है ना साथी, नीचे के राइट साइड, और इधर के क्या साइड हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा। यानी साथी अब डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर डी कौन बैठा है, बी, यानी दूसरे स्थान पे किधर हो जाएगा भाई, दूसरे स्थान पे इधर हो जाएगा, क्योंकि देखिए राइट साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड बैठा है बी, डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा साथी, यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए बी, डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बी यहाँ बैठा दिया हमने, ठीक है। फिर देखिए एफ जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी सी को हम कहाँ बैठा दें, सी को मानिए चलिए यहाँ साथी हम यहाँ बैठा देते हैं, सी के ठीक दाईं ओर, सी का राइट साइड किधर हो जाएगा, पीठ की ओर बैठा है, तो इधर हो जाएगा, एफ इधर नीचे बैठा देंगे भाई, एफ को इधर बैठा देंगे, तभी तो देखिए सी के ठीक दाईं ओर एफ हो जाएगा, है ना साथी, बिल्कुल हो गया। फिर देखिए
ई जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डी का ना मेरे दोस्त निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो ई को हम कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं। तभी तो देखिए डी यहाँ पे है ना, तो इधर होगा ना तो इधर होगा, तभी तो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा ई। तो ई को यहाँ बैठाएंगे, देखिए डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो डी का निकटतम पड़ोसी तो ई है नहीं। बिल्कुल सर जी। तो एक खाली बचा है, तो इस पर हम क्या करते हैं, जी को बैठा देंगे। जी कहीं नहीं बैठा है। अब देखिए सवाल क्या पूछा, जी के सापेक्ष में यफ का स्थान क्या है। जी यहाँ पर है, यफ यहाँ पर है, तो इसके सापेक्ष में क्या है, जी के कहाँ बैठा है, कोई बता सकता है। दाईं ओर से तीसरे स्थान पे यफ बैठा है। देखिए पहला ये डी बैठा है, दूसरे पे ये बैठा है, और यफ तीसरे के स्थान पे, यानी जी के सापेक्ष में दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, जो कि ऑप्शन सी। देखिए दायां इधर ही होगा ना भाई, राइट साइड, क्योंकि पीठ की लंग बैठा है भाई, पीठ की। यदि साथी केंद्र की ओर बैठता होता है तो यफ राइट साइड इधर होता है मेरे दोस्त, ऊपर से नीचे आता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। तो जी के सापेक्ष में यफ का स्थान क्या है, दाईं ओर से तीसरा, जो कि सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। बस यही खेल होता है भाई इस सवाल में हल करने के लिए। सबसे आसान सवाल होता है भाई, बस आपका दायां बायां मालूम हो गया, आपको बैठाना आ गया, तो अपने अपने को रखिएगा, अपने आप को यहाँ पे रख के करिएगा, हर एक अक्षर को ना आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक निश्चित गुण भाषा में वनली को 2, 6, 4, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नाइस को 7, 5, 3, 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यन के लिए कूट क्या होगा। तो साथी जब ये तो एसएससी एमटीएस का फेवरेट सवाल है, केवल एक पूछ रहा है। अब तो भाई एसएससी जीडी में भी सवाल आने लगे हैं। जैसे देखिए वनली आपका दिया है, वनली अलग अलग 4 अक्षर दिए हैं, 2, 6, 4, 8 है, और साथ ही नाइस है, NICE, नाइस के लिए 4 अक्षर हैं, 7, 5, 3, 4। एन के लिए कोड क्या होगा मेरे दोस्त, जब एक पूछेगा, जैसे यन पूछ दिया तो आपको तुरंत यही देखना है कि यन क्या दोनों में कॉमन है। जैसे देखिए वनली में भी साथ ही यन है और नाइस में भी यन है, तो आपको तो ये मालूम होगा कि एन जो वो दोनों में कॉमन हो गया। जब आपको ये मालूम होगा कि एन जब दोनों में कॉमन हो गया, तो साथ ही जो कोड हुआ है ना, यानी जो नंबर कोड हुआ है ना, उसमें भी कोई ऐसा नंबर होगा जो कि कॉमन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 4 साथी ऐसा नंबर है कि वनली में भी है और नाइस में भी है, तो देखिए 4 दोनों में कॉमन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यही चेक करना है, जब साथी एक सिंगल वर्ड पूछेगा तो तुरंत आपके दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए कि क्या दोनों में पहले वो जो शब्द अक्षर पूछा वो कॉमन है। तो हमने यही काम किया है, यन हमसे पूछा तो हमने तुरंत यन को देखा क्या दोनों में कॉमन है, बिल्कुल यन दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ कि जो नंबर कोड हुआ होगा उसमें भी कोई नंबर होगा जो कैसा क्या कॉमन होगा, जो कि 4 देखिए दोनों में कॉमन है। वनली में भी 4 है और नाइस में भी 4 है, जो कि हमारा यन का कोड होगा। यही बस यही आपको काम करना है, ठीक है साथी। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो साथ ही ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी को क्या करना है, ये समीकरण दिया है यहाँ तक, आप सभी को प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, और गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है। बस हल कर देना है इसी समीकरण में। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस रख देना है, यहाँ पे भाग है तो इसकी जगह गुणा रख देना है, यहाँ पे गुणा है तो इसको भाग रख देना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस रख देना है। बस हल कर देना है। कौन सा नियम लगा के, बॉडमस का नियम लगा कर, ये नियम लगा के हल करिए। बताइए साथी कितना आपका आंसर आएगा, ऑप्शन भी आपको दे रखा है। चलिए साथी सॉल्व का राइट आंसर हल करिए। डेली क्लास में ये सॉल्व करवा रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए, हल करके बताइए। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। भाई क्या दे रखा है, एक निश्चित गुण भाषा में पेंट द वॉल को JHDWQP लिखा जाता है और वॉल ऑफ ऑनर को FHUTDW लिखा जाता है, तो उसी गुण भाषा में वॉल को कैसे लिखा जाएगा। तो साथी आप सभी से केवल सिंगल देखिए, उस बार तो केवल नंबर आपका एन केवल पूछा था, इस बार साथी वॉल पूछ दिया है। इस सवाल को हम चाइनीज के रूप में जानते हैं। जैसे देखिए फिर जब साथी आपसे सिंगल पूछे ना, आपको तुरंत पहला यही काम करना है, देखना है क्या दोनों में कॉमन है। जिससे देखिए पेंट द वॉल में भी वॉल है, फिर साथी वॉल ऑफ ऑनर, यानी अब हमें ये मालूम होगा कि वॉल तो दोनों में कॉमन है, उसका जो कोड हुआ है ना उसमें भी कोई देखिएगा कोई 2 अक्षर होंगे जो कि कॉमन होगा। जैसे देखिए पहला आपका कोड क्या है, JHDWQP, और इसमें देखिए FHUTDW, तो कौन सा कॉमन, देखिए इसमें भी DW है और मेरे दोस्त इसमें भी DW है, यानी वॉल का जो कोड होगा ना वो DW होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन था। तो यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही काम करना है भाई,
ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सबसे आसान सवाल होता है। तो साथ ही फाइनली आज का टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो अब बताइए मेरे दोस्त का आप सभी का 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। पहले क्वेश्चन बताइए, आप सभी को समझ में आया? किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि साथ ही मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछे साथी, क्योंकि हमने आपसे कहा कि इस बार आपका एक सिलेक्शन चाहिए, तो हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। बस आप डेली क्लास करिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इन 55 क्वेश्चन को तैयार किया होगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे मेरे दोस्त, तो आपको समझ में आया होगा। तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, डेली का डेली क्लास लेंगे। तो आज जो दोपहर में 12:30 बजे क्लास आएगी वो साथ ही रीजनिंग क्लास आएगी, जो कि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज इससे पहला प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो वो क्लास आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। ओके दोस्त, चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। डेली डेली हम कुछ ना कुछ एसएससी एमटीएस के लिए सीखते रहेंगे। अब जो अगली क्लास आएगी वो एसएससी एमटीएस के लिए एक और अलग सब्जेक्ट की क्लास आएगी, तो भाई आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।